वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब से इफेक्टिव फ्लाइंग चैनल। स्टूडेंट्स, आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मैं आपको बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 2, बीएससी पार्ट 3, एमएससी प्रीवियस एंड फाइनल के होल सिलेबस को इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करूंगा। आपको ऑफलाइन क्लासेस की तरह ऑनलाइन क्लासेस को भी केयरफुली स्टडी करना है। ऑफलाइन क्लासेस की तरह आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं ऑनलाइन क्लासेस में भी। तो आपको सबसे पहला जो वर्क करना है वो आपको मार्केट से 3 नोट्स सॉल्व कर लेने हैं। सबसे एक नोट्स आपका जो होगा वो पेपर फर्स्ट के लिए होगा, दूसरा नोट्स आपका पेपर सेकंड के लिए होगा और तीसरा नोट्स जो होगा वो आपका पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के लिए होगा। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स आपके बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस को देखा जाए तो टोटल सिलेबस जो है बीएससी पार्ट 1 का वो 3 पेपर्स में डिवाइडेड है। आपका एक पेपर है पेपर फर्स्ट, जिसमें मेनली रखा गया है लोअर नॉन कार्डिएट्स को। दूसरा पेपर है आपका पेपर सेकंड, जिसमें आपको पढ़ना है हायर नॉन कार्डिएट्स। और आपका जो पेपर थर्ड है वो है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का। ठीक है, अगर आप तीनों पेपर को ध्यान से देखें तो पहले 2 पेपर में, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में, अगर लोअर और हायर वर्ड को हटा दिया जाए तो आपको दिख रहा है क्या, नॉन कार्डिएट्स। तो आपको बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट एंड सेकंड पेपर मींस लोअर नॉन कार्डिएट और हायर नॉन कार्डिएट में मेनली स्टडी करनी है किसकी, नॉन कार्डिएट्स की। ओआरआर इसी को बोला जाता है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स नॉन मींस एब्सेंट और कार्डिएट्स वर्ड्स जो आया है वो कार्डा से आया है। कार्डा मींस होता है बैकबोन। तो दोज एनिमल इन विच बैकबोन इज एब्सेंट आर प्लेस्ड इन नॉन कार्डिएट्स। तो आपको पेपर फर्स्ट में ऐसे एनिमल की स्टडी करना है जिसमें आपके बैकबोन एब्सेंट है। पेपर सेकंड में भी ऐसे ही एनिमल की स्टडी करना है जिसमें आपका बैकबोन एब्सेंट है या वर्टिब्री एब्सेंट है। मेनली जो पेपर थर्ड है वो आपका 2 यूनिट्स को इंक्लूड किए हुए है। आपका एक यूनिट है सेल बायोलॉजी, दूसरी यूनिट है जेनेटिक्स की। ठीक है, तो अगर हम पूरे सिलेबस को देखें तो पेपर एंड फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के तो ये मेनली कई फाइलम को इंक्लूडेड किए हुए हैं। तो आपका फाइलम आप लोग जानते ही होंगे क्लासिफिकेशन में, नहीं भी जानते होंगे आपको आगे की क्लासेस में फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये जितने भी टैक्सोनॉमिक हियरार्चीज हैं इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो मेनली जो फर्स्ट फाइलम होता है वो फाइलम प्रोटोजोआ होता है। दूसरा फाइलम जो है वो है पोरीफेरा। तीसरा फाइलम जो है वो है सिलेंट्रेटा। चौथा फाइलम जो है वो आपका है हेलमिन्स। हेलमिन्स में आपके 2 हैं, एक है प्लेटी हेलमिन्स प्लेटी हेलमिन्थीस, दूसरा है एस्के हेलमिन्थीस। हेलमिन्स के बाद आते हैं आपके फाइलम प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमिन्स, फाइलम एनिलिडा। एनिलिड्स के बाद आते हैं आपके आर्थ्रोपोड्स। फाइलम आर्थ्रोपोडा। देन आपका नेक्स्ट फाइलम मोलस्का।
और लास्ट में जो आपका फाइलम है, फाइलम इकाइनोडर्मिटा। तो टोटल हो गए आपका फाइलम प्रोटोजोआ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मीन्स 4 and 5 इसको आप इंक्लूड कर सकते हो, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। ठीक है, ये टोटल 8 या आप 9 भी बोल सकते हो। ये टोटल 9 जो फाइलम्स है ये मेजर फाइलम्स हैं। तो आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में इन्हीं फाइलम के जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और कुछ टाइप स्टडी करनी है। तो आपको पेपर फर्स्ट में प्रोटोजोआ से लेके हेलमिंथ तक डिस्कस करना है। ये आपका क्या होगा, पेपर फर्स्ट होगा। आपका एनिलिडा से लेके इकाइनोडर्मिटा तक किसमें डिस्कस करना है, पेपर सेकंड में। ठीक है, तो ये आपके इतने एनिमल जो हैं पेपर फर्स्ट के, मींस फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स, फाइलम पोरीफेरा के एलिमेंट्स, फाइलम सिलेंट्रेटा के एलिमेंट और फाइलम हेलमिंथ के एनिमल्स आपको किस में रखे गए हैं, लोअर नॉन कार्डेट्स में। और आपका पेपर सेकंड जो है मींस आपका एनिलिडा से लेके इकाइनोडर्मिटा तक क्या है, हायर नॉन कार्डेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो पेपर डिस्कस करूंगा वो सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का होगा। तो मेरे द्वारा सबसे पहले आपको सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पढ़ाया जाएगा। तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की वीडियोज आपको आपके दूसरे टीचर्स देते रहेंगे। पेपर थर्ड मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं जो कि आपका सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का है। तो आइए बात करते हैं सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के सिलेबस की। तो पेपर थर्ड है आपका सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, तो मेनली ये जो पेपर थर्ड है वो 2 यूनिट्स को इंक्लूड किए हुए है। एक तो आपका सेल बायोलॉजी है, दूसरा आपका क्या है, जेनेटिक्स है। ठीक है, तो एक में आपको सेल की स्टडी करना है, दूसरे में आपके सेल के इनसाइड पाए जाने वाले जीन मींस आपको डीएनए के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपके सेल बायोलॉजी के सिलेबस की। तो पेपर थर्ड आपका सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स सिलेबस। ठीक है, किसका, पेपर थर्ड का। कौन सा पेपर है आपका, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, तो मेनली आपको सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ना है। तो सेल के बारे में जो फर्स्ट टॉपिक होगा सेल बायोलॉजी का वो होगा व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल, ठीक है, मीन्स सेल होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बताया जाएगा, सेल होती क्या है। ठीक है, देन आपको दूसरा जो टॉपिक होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, देन आपके सेल के फंक्शन की बात की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे, एक मान लीजिए मैं एक ड्रा कर देता हूं, तो ये एक सेल है। ठीक है, तो सेल का एक अपने पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, कोई साइज सेव होगा और ये सेल जो है कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगी। और सेल के इनसाइड क्या प्रेजेंट होगा, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेल होती क्या है इसकी चर्चा करेंगे हम। देन इस सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का फंक्शन कैसा होता है, तो इसकी बात की जाएगी।
थर्ड टॉपिक जो है आपका वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हर सेल में मान लीजिए एक सेल है, इस सेल की एक आउटर बाउंड्री होगी। ठीक है, आउटर बाउंड्री जो क्या करेगी, सेल के इंटरनल स्पेस को आउटर स्पेस से डिफरेंशिएट करेगी। इसी आउटर बाउंड्री को ही क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ORR इसी को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ORR इसी को प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है। ठीक है, ये सारे नाम एक ही हैं आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। तो थर्ड टॉपिक आपका होगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया स्ट्रक्चर। आपको मालूम है सेल की साइज ही कुछ एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में होती है, या कुछ सेल इससे बिग साइज की भी होती है। ऑस्ट्रिच का एक भी है, वो भी एक सेल है, उसकी साइज जो है ज़्यादा होती है। तो अगर एक मेनली जो सेल्स होती है वो कुछ एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में भी होती है। अब उसके आउटर बाउंड्री जो है वो भी क्या होगी, उससे ज़्यादा छोटी होगी। ठीक है, तो इस आउटर बाउंड्री को आप नेकेड आई से क्लियरली स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, इसकी स्टडी आपको करनी है। ठीक है, तो मेनली आपको बताया जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है सेल में। ठीक है, तो एक टॉपिक आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है जो होगा वो आपका कुछ सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक्स में इतना आपके पेपर में यूनिट फर्स्ट में इंक्लूडेड है। किसमें इंक्लूडेड है, यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, तो सेल क्या होती है इसके बारे में आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी किसमें पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है ER। ठीक है, तो हम सेल के इनसाइड अगर देखें तो ये आपका सेल हो गया। सेल के इनसाइड एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस की बाउंड्री को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलेंगे, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे और इसके फंक्शन की बात करेंगे कि आखिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक होगा आपका। देन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि जो राइबोसोम होता है वो पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। इसी बेसिस पे आपने पढ़ा होगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को
दो टाइप्स का बता दिया जाता है, एक होता है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा आपका होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक को आप RER बोलते हो जिसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हो, दूसरे को SER मींस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे क्या होगा, राइबोसोम के ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम के पार्टिकल या ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे उसको क्या बोला जाएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर इसकी पोजीशन की बात की जाए तो मान लो ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया। अभी मैंने आपको बताया इसी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के सरफेस पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ये आपका मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हुई है बस, और कुछ नहीं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसी की सरफेस पे आपके कुछ पार्टिकल लाइक सबस्टेंस प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं पार्टिकल लाइक सबस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, राइबोसोम। तो हम इन्हीं राइबोसोम के पार्टिकल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और इसके फंक्शन की बात करेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सिलेबस में एक और टॉपिक दिया हुआ है जो कि है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक है। ये भी एक सेल के इनसाइड पाया जाने वाला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। गोल्गी बॉडी भी आपका सेल के इनसाइड पाया जाने वाला क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो मान लीजिए आपका सेल के इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सरफेस पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस अभी मैं आपको बताया। अब ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विदिन आपको मालूम है क्या फुलफिल होगा, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म खड़ा होगा, ठीक है। इसी प्रोटोप्लाज्म में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और पाया जाएगा जिसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी ने किया था, और इसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को ही बोल दिया जाता है क्या, गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, देन आपके फंक्शन की बात करेंगे। तो गोल्गी बॉडी आपका नेक्स्ट टॉपिक है। अगला जो टॉपिक इंक्लूडेड है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो 7th टॉपिक आपका क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो किसकी बात की जाएगी, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो आपको मालूम है एक सेल होगी, सेल के सेंटर में क्या होगा, एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक DNA आपका इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसी न्यूक्लियस के इनसाइड आपका न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट रहेगा, यस। तो इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और इसका क्या फंक्शन होता है इसकी बात में आपको इस टॉपिक में की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। 8th टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और फंक्शन। आप माइटोकॉन्ड्रिया को सुने होंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। मींस जो एनर्जी सेल को चाहिए उसको जनरेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपने कभी देखा हो, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी
एक इनर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन की क्या हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है, और फोल्डिंग से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं जिनको क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टी पे आपका F1 पार्टिकल प्रेजेंट होगा, इसके इनसाइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। ये सब आपका माइटोकॉन्ड्रिया में आपको स्टडी करनी है, मीन्स इस होल स्ट्रक्चर के को आपको डिस्कस करना है, देन आपके इसके फंक्शन को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक्स आपके किस में इंक्लूडेड हैं, यूनिट सेकंड में। ये तो आपका यूनिट फर्स्ट हो गया, इतने टॉपिक आपके किसके हैं, यूनिट सेकंड के। ठीक है, तो मेनली अगर आप देखेंगे तो आपको फोर्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक, 6, 7 और 8 में आपको सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करना है। तो सेल ऑर्गेनेल में केवल स्ट्रक्चर और फंक्शन ही आपको जानना है कि कैसा स्ट्रक्चर है उसका और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मेनली जो सेल ऑर्गेनेल्स आपको डिस्कस करने हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपका राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, न्यूक्लियस है एंड माइटोकॉन्ड्रिया है। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 सेल ऑर्गेनेल की स्टडी करनी है। वैसे देखा जाए तो प्लांट और एनिमल में मोर देन 18 सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेनली आपको बीएससी पार्ट 1 में कितने सेल ऑर्गेनेल की स्टडी करनी है, टोटल 5 सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करनी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके यूनिट थर्ड में वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो किसको डिस्कस करना है आपको, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए की कोई बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको मैंने बताया है कि एक सेल होगा, सेल के इनसाइड न्यूक्लियस होगा, इसी न्यूक्लियस के इनसाइड क्या प्रेजेंट होगा, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है, डीएनए बोला जाता है। इस डीएनए को स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कौन किया था, मिस्टर वाटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल के द्वारा, जिसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल बोला जाता है। तो हम लोग इसके डिस्कस करेंगे, किसके, वाटसन एंड क्रिक के मॉडल को डिस्कस करेंगे। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। और जो अगला टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो हम डीएनए को आरएनए से डिफरेंशिएट करेंगे, मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड से अलग कैसे है, इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 10th टॉपिक हो गया। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर से इरेज करता हूं, यूनिट फर्स्ट को। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, 11th टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अगर हम बात किया जाए कि आखिर डीएनए और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है, तो आप सीधी सी बात एक पॉइंट में आप बताओगे, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, डीएनए का ही क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, और जो कंडेंसेशन से बना हुआ स्ट्रक्चर होगा वही क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। तो अगर आपको कोई बोले कि सेल के इनसाइड डीएनए के फॉर्म मिलता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सेल के इनसाइड जो डीएनए होगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, मेनली क्रोमोसोम के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और ये क्रोमोसोम बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, इसको मैं आपको टॉपिक में जब डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर हम ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो आपके ह्यूमन सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मींस 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। और ईच एंड एवरी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म।
ठीक है, और एक क्रोमोसोम जो होता है वो दूसरी कॉपी का क्या होगा, उसके आइडेंटिकल होगा। ये सब आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, जब आगे डिस्कस करूंगा मैं डिटेल में आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा सेल डिवीजन आपको पढ़ना है। 12th टॉपिक जो है आपका सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन में मेनली आपको डिस्कस करना है क्या, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को माइटोटिक डिवीजन भी बोला जाता है, मियोसिस को मियोटिक डिवीजन भी बोला जाता है। ठीक है, तो सेल डिवाइड कैसे करती है, कैसे सेल का नंबर इंक्रीज होता है, इसको हम किस में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में, मींस माइटोसिस एंड मियोसिस में। आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसके बाद जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो मेनली, ये भी तो जेनेटिक्स का पार्ट ही है, लेकिन यहाँ से जो है आपकी मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट होगी। तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है इस सेल बायोलॉजी का पार्ट है, और आपका थर्ड फोर्थ यूनिट्स जो होगा वो मेनली जेनेटिक्स का पार्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। क्या है, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, तो आप यहां से आपके मेंडेलियन जेनेटिक्स से स्टार्ट होती है। आपको क्या पढ़ना है, मेंडल के हेरिडिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करना है। मींस आपका जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट कैसे होगा। ठीक है, वो आपको कौन बताया था, मेंडल ने सबसे पहले बताया था, तो हम इसकी चर्चा करेंगे मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मींस सिंगल ट्रैक लेंगे हम, सिंगल ट्रैक का क्रॉस कराएंगे और प्रजनी के देखेंगे, उसी को क्या बोल दिया जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आप क्या डिस्कस करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा इरेज कर लेता हूं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है वो है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस को डिस्कस किया जाएगा और बैक क्रॉस को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में आप क्या करेंगे, जो आपका F1 आया है F1 का क्रॉस F1 से ही करवाएंगे तो आपका टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। बैक क्रॉस मीन्स पेरेंटल टाइप से, किसी भी पेरेंटल टाइप से, F1 इज क्रॉस्ड विद एनी ऑफ पेरेंटल टाइप, वो क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस। ये आपको मैं जब पढ़ाऊंगा तो डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो ट्रैट को लेंगे, आप दो ट्रैट को एक साथ लेंगे, उसका क्रॉस करवाएंगे, प्रोजनी को देखेंगे। ठीक है, तो कैसी प्रोजनी आएगी ये सब हम डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब जो जीन है वो पूरी तरीके से क्या है, डोमिनेट नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो किसकी बात होगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो दिया गया है आपका मल्टीपल एलील्स या मल्टीपल एलेलिज्म। तो किसकी डिस्कस किया जाएगा, मल्टीपल एलिज्म के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का।
ठीक है। जो ब्लड है वो ब्लड ग्रुप आपको मालूम है कि आपको मदर और फादर या उसके हर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप मालूम हो तो आप मदर और फादर का मालूम हो तो उसके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बता सकते हो, या हर चाइल्ड का मालूम है तो उसके मदर एंड फादर का ब्लड ग्रुप बता सकते हो। तो ये किससे पॉसिबल होगा? ब्लड ग्रुप इनहेरिट होता है। ठीक है, आपके पेरेंट्स का जैसा ब्लड ग्रुप होगा वैसा ही कुछ आपके यंग वंस जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसका ब्लड ग्रुप होगा। इसके बाद जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर मीन्स जीन आपस में लिंक कैसे हैं, वो कैसे क्रॉस ओवर बनाते हैं, कैसे क्या होता है जो आपका पेरेंटल जीन है वो हाइब्रिड जीन कैसे बन जाता है। ठीक है, तो ये हम आपको लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो है इंटरेक्शन ऑफ जीन। इंटरेक्शन ऑफ जीन, तो आपको बताया जाएगा कि जो जीन होते हैं वो डिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके जो है नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं इनहेरिट होते हैं। तो ये आपको इंटरेक्शन ऑफ जीन में पढ़ना है। एक और टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है वो है आपका द रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी में मीन्स जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं उनको इनहेरिट करने में डीएनए का क्या रोल है इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन का। आखिर जो मेल एंड फीमेल सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन होता है इसको आपको बताया जाएगा। वो कौन सा होगा? सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ एक टॉपिक और दिया गया है सेक्स डिफरेंशिएशन। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो पेरेंटल डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीजेज। 25th टॉपिक क्या है? पेरेंटल डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीजेज। ठीक है, तो आप जो है किसी भी पेरेंट से उसके यंग वंस में जाने वाले जो जेनेटिक डिजीजेज है उसको आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हो इसके बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दिया गया है आपका सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स का। किसका है? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो मेल और फीमेल सेक्स से रिलेटेड रहते हैं उसकी डिस्कस हम इस टॉपिक में करेंगे। और एक टॉपिक और दिया गया है आपका जेनेटिक डिजीजेज एंड एबनॉर्मलिटीज। डिजीजेज एंड एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, तो कौन कौन से जेनेटिक डिजीजेज होते हैं, कौन कौन से एबनॉर्मलिटीज ह्यूमन की बॉडी में से आती हैं, इसकी डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो है यूजेनिक्स।
यूजेनिट्स को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये इतने टोटल टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ये सारे टॉपिक्स जो आपको बताए गए वो हैं किसके, आपके मेनली जेनेटिक्स के। तो कहाँ से आपका जेनेटिक्स है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए से स्टार्ट है, आपको कहाँ तक पढ़ना है, यूजेनिट्स तक। इसी में आपका यूनिट 3 और यूनिट 4 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप इसकी स्टडी करेंगे। मेनली जो यूनिट 3 है वो आपका द रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी तक है। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिट 4 है। ठीक, तो इसके हर टॉपिक को 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। आप साथ में वीडियो को अच्छे से देखेंगे और उसको साथ में जो वीडियो में आपको बताया जाएगा उसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप जो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आप क्वेरी अपनी पुटअप करेंगे तो हम उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर देंगे या उसी कमेंट बॉक्स में ही आपको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।